नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना पहला वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो निबंध के पहले भाग और सबसे जरूरी भाग में से एक भूमिका पर होने वाला है। ठीक है, हम निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को। और इसके अलावा जो स्टूडेंट इस बार मेंस लिख रहे हैं उन्होंने भी अपनी कई कॉपियां भेजी हैं। ठीक है, तो उन कॉपियों में और आप जो निबंध लिख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, उनमें एक बड़ी समस्या यह थी कि आप सही से प्रभावशाली भूमिका नहीं लिख पा रहे, जिसकी वजह से एग्जामिनर के या पाठक के मन पे वो प्रभाव नहीं पड़ रहा जो पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इसलिए मुझे लगा कि एक पूरी होलिस्टिक तरीके से एक वीडियो बना को भूमिका के सारे पहलुओं पे हम चर्चा करें, ताकि ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका लिख पाएं और अपने निबंध को एक अच्छी शुरुआत दे सकें। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि भूमिका लिखने का उद्देश्य क्या होता है ना, भूमिका हम लिखते ही क्यों हैं, उसका पर्पज क्या है। फिर हम बात करेंगे कि भूमिका का निबंध में क्या महत्व होता है ना। उद्देश्य अलग चीज है और महत्व अलग चीज है कि भूमिका अगर अच्छी होगी तो निबंध में क्या वो गुणवत्ता लाएगी और पाठक के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि भूमिका लिखते टाइम आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और गलतियों को देखने के बाद हम देखेंगे कि भूमिका को आप कैसे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे जो आप लोगों ने ही निबंध भेजे थे या फिर लिखे थे चैनल पे। उन निबंधों से कुछ उदाहरण लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पे गलती की गई थी और ये भूमिका अच्छी भूमिका है, इसमें सारी चीजें कवर है। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ इनोवेटिव और रचनात्मक समाधानों पे बात करेंगे कि अगर आप अच्छी भूमिका नहीं बना पा रहे हैं तो क्या एक अल्टरनेटिव हो सकता है जिससे कि आप प्रभावशाली भूमिका बना पाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं, ताकि आगे से आप जब भी निबंध लिखें तो एक प्रभावशाली भूमिका आपके निबंध में देखने को मिले। तो अगर पहले एस्पेक्ट पे हम बात करें कि निबंध लेखन में भूमिका का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है कि हम भूमिका लिखें ही क्यों। तो भूमिका लिखने का सबसे बड़ा पर्पज ये होता है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि दो अजनबी जब बात करेंगे तो जब तक वो सही तरीके से तब तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे जब तक वो एक ही धरातल पे ना आ जाएं, उनके विचार एक दूसरे से मिलने ना लग जाएं। तो भूमिका का भी यही पर्पज है कि आपको और आपके पाठक को एक धरातल पे ले आना, क्योंकि आप जो बात करेंगे, आप जो आपकी जो कॉपी जाएगी, आपके जो विचार उस कॉपी में लिखे हुए हैं, निबंध में लिखे हुए हैं, पाठक के लिए आप अजनबी हो और आपने जो विचार लिखे हैं उसके लिए भी, आपके लिए भी वो पाठक अजनबी है। ठीक, तो अब दो अजनबियों की बात करानी है, विचारों का आदान प्रदान करना है, आपको अपने विचार पाठक को समझाने हैं प्रभावशाली तरीके से। तो आपको अपने निबंध में पहले ये करना पड़ेगा कि पाठक को आप अपने एक ही धरातल पे ले आए, जिस धरातल पे आप सोच रहे हैं उसी धरातल पे आप पाठक को लेके आए, और फिर आप अपने विचारों को अच्छे से विश्लेषण उनका करना शुरू करें, जो कि आप मुख्य भाग में करेंगे। लेकिन मुख्य भाग में जाने से पहले आप को यही काम करना है कि आप और पाठक या फिर परीक्षक एक ही धरातल पर आ जाएं। ठीक, तो इसलिए भूमिका का सबसे बड़ा पर्पज यही है कि आप और पाठक एक लेवल पे आकर सोच सकें। तो आप पाठक को एक धरातल पे लाएंगे कैसे? आप पाठक को एक धरातल पे लाएंगे तीन तरीकों से, है ना। एक तो परिप्रेक्ष्य से एक आपने टॉपिक समझा है या नहीं है, और एक आप पाठक को या परीक्षक को एक झलक देकर अपने निबंध की। ठीक है, तो अगर पहले परिप्रेक्ष्य की या इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो भी टॉपिक होगा उसका आपने कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाला होगा। जैसे अमूर्त टॉपिक हैं तो उनमें एक टॉपिक के कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में से, उन परिप्रेक्ष्य में से आपका परिप्रेक्ष्य क्या है, आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है, वो चीज आप एग्जामिनर को क्लियरली अगर
पहले ही समझा देंगे अपनी भूमिका के माध्यम से, तो एग्जामिनर अब आगे का निबंध पढ़ने में काफी सहज महसूस करेगा और उसको एक मोटा मोटी आइडिया रहेगा कि आप आगे क्या बात करने वाले हैं, आप क्या विचार रखने वाले हैं। तो आप एक धरातल पर आके अब एक दूसरे से संवाद स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें भूमिका में होता है कि जिसकी वजह से आप एक धरातल पे आ पाए, वो है आपने टॉपिक समझा है या नहीं समझा है। आपने जब भूमिका लिखी है ना, तो आपने उसका कोई अर्थ निकाला होगा, कोई संदर्भ समझा होगा, वो संदर्भ टॉपिक की मूल मांग के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, या उसे भटका हुआ है। तो जब तक आप पाठक को शुरुआत में ये संदेश नहीं दे देंगे कि मैंने टॉपिक का सही इंटरप्रिटेशन निकाला है ना, टॉपिक के कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो इंटरप्रिटेशन निकाला है वो बिल्कुल उसकी मूल मांग है, जो उसका मर्म है, उससे बिल्कुल ही उल्टा चला जाए। ठीक है, तो आपने जो उसका इंटरप्रिटेशन निकाला है, जो संदर्भ आपने समझा है, वो सही है या नहीं है, ये चीज भी आप एक क्लियरली एग्जामिनर को मैसेज दे दे, उसको संदेश दे दे कि हाँ भाई मैंने टॉपिक सही समझा है, तो एग्जामिनर अच्छे एक सकारात्मक प्रभाव के साथ आपको निबंध को आगे पढ़ना शुरू करेगा। अगर इसके बाद तीसरे एस्पेक्ट की बात करें जिससे आप एग्जामिनर को सेम धरातल पर सेम लेवल पर लेके आएंगे, वो है झलक देना और या फिर प्रीव्यू, है ना। जैसे आप मूवी देखते हैं, तो मूवी देखने से पहले आप क्या करते हैं, ट्रेलर देखते हैं उसका ना। तो ट्रेलर देखते हैं तो फिर ट्रेलर देखने से आपको मूवी के बारे में एक अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि इसमें सस्पेंस होगा, इसमें कुछ थ्रिल होगा, इसमें कुछ एक्शन होगा या रोमांस होगा। ये सारी चीजें आपको ट्रेलर देखने से एक अंदाजा हो जाता है। ठीक है, तो भूमिका का काम भी यही है कि एग्जामिनर को एक चीज, एक मैसेज दे देना कि आगे हम ये डायमेंशन पे बात करने वाले हैं, इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आगे हम विचार रखेंगे, और लास्ट में कुछ इस तरह का कंक्लूजन निकल के आना चाहिए। तो अगर आपने प्रीव्यू दे दिया, एक ट्रेलर दे दिया एग्जामिनर को, तो वो एग्जामिनर ज्यादा रुचि के साथ अब आपके निबंध को पढ़ना शुरू करेगा मुख्य भाग में जब वो आएगा। तो ये सारे पर्पस थे निबंध के में भूमिका लिखने के, कि आप और एग्जामिनर एक ही धरातल पर आके अब एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सको, एग्जामिनर को पता हो कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, आपने टॉपिक को समझा है या नहीं समझा है, और आप उसको एक प्रीव्यू दे दें ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आगे क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अगर आपने टॉपिक के शुरुआत में ही, भूमिका में ही ये संदेश दे दिया कि आप टॉपिक का मर्म समझ नहीं पाए, तो एग्जामिनर उस निबंध को आगे पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो भूमिका को एक निबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनाती है और उसका उद्देश्य स्पष्ट करती है। ठीक है, तो भूमिका का उद्देश्य अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो अब इसके बाद अगर हम अगले एस्पेक्ट पे बात करें, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं इंटरप्रिटेशन वाले एस्पेक्ट को, कि कैसे इंटरप्रिटेशन अलग अलग होते हुए भी बहुत ही जरूरी है कि आप अपना इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर को स्पष्ट करें। ठीक, तो ये हमने एक टॉपिक देखा था, अगर आप गड्ढे को देर तक देखते हैं ना, 18 अगस्त को ये हमने लिखने का अभ्यास किया था इसके ऊपर, और आप में 50-60 लोगों ने इस टॉपिक पर निबंध लिख के भेजा भी था। तो ये जो टॉपिक था कि अगर आप गड्ढे को देर तक देखते हैं तो गड्ढा भी आपको पलट कर देखेगा। अब ये अमूर्त टॉपिक है और एक रूपक है ना, मेटाफर है, एक रूपक की फॉर्म में है। तो मेटाफर या फिर रूपक के आप कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, आप गड्ढे को देर तक देखने का कोई अर्थ निकाल सकते हैं, फिर गड्ढा आपको पलट कर देखेगा उसका भी आप कोई अर्थ निकाल सकते हैं। तो पूरी कोट को आप कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और हमने उस दिन जब अभ्यास किया था तो 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिख के भेजा था, और वो उन कॉपियों को चेक करके चैनल पे पोस्ट भी किया गया था, आप वहां जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग था, है ना। दोनों ने टॉपिक को अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया था, उसका अलग अलग अर्थ निकाला था, लेकिन दोनों ही अर्थ सही थे। तो अगर उन्हीं एग्जाम्पल को अगर हम ले
कि उन्होंने कैसे क्या क्या इंटरप्रिटेशन किया था। तो तो इसमें जो पहला इंटरप्रिटेशन किया गया, आप पॉज करके इस भूमिका को पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पहला इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये कोट नीत्शे का है। ठीक, नीत्शे ने ये बात जो बोली थी, ये इस संदर्भ में बोली थी कि अगर आप राक्षस से लड़ रहे हैं तो आपको राक्षस से लड़ते टाइम सावधान रहना चाहिए कि कहीं आप भी उसी की तरह ना बन जाओ। और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर आप गड्ढे को देर तक देखोगे तो गड्ढा भी आपको पलट कर देखेगा। अब ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसमें भूमिका बनाई गई है, इस भूमिका में जो कहानी लिखी गई है या जो उदाहरण दिया गया है पुतिन का, है ना, तो इसमें यह बताया गया है कि पुतिन है वो नाजी लोगों से नफरत करते थे और उन्होंने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वहां पे नाजी हैं। ठीक, तो उन्होंने उनकी नाजियों की नफरत ने उन्हें धीरे धीरे उनके जैसा ही बना दिया। तो ये चीज यहाँ पे सही इंटरप्रेट की गई है। तो इसका क्लासिकल मीनिंग था इस कोटेशन का कि आप राक्षस से लड़ते टाइम सावधान रहे कि कहीं आप भी राक्षस जैसे ना बन जाए। ठीक, लेकिन क्या होगा कि ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट ने नीचे को नहीं पढ़ा होता, क्योंकि ना तो ये जीएस के सिलेबस में आता है, ना ये फिलोसफी ऑप्शनल के सिलेबस में भी नहीं आता। ठीक, लेकिन फिर भी आप अपनी सामान्य बुद्धि का यूज करते हुए इस कोटेशन का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं और अपना निबंध लिख सकते हैं। तो ये जो दूसरा अच्छा निबंध लिखा गया था, इसमें इस कोट का अच्छा और दूसरा इंटरप्रिटेशन, लेकिन अच्छा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे किया गया था। तो इसमें ये इस तरह से इंटरप्रेट किया गया था, एक कहानी के द्वारा पहले बताया गया कि एक प्रोफेसर ने पानी का गिलास हाथ में लेकर पूछा कि यह गिलास कितना भारी है, और बाद में बताया कि यह गिलास का वजन यहाँ पे उतना महत्व नहीं रखता, बल्कि ये महत्व रखता है कि मैं इस गिलास को कितने देर तक पकड़े रखता हूँ। अगर मैं पूरे दिन इसको पकड़े रखूंगा तो मेरा हाथ सुन पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो समय यहाँ पे मैटर करेगा कि हम कितनी देर तक उस गिलास को पकड़े रखेंगे, ना कि उसका वजन। तो इससे यही अर्थ निकाला कि अगर हम किसी चीज को देर तक उसके ऊपर विचार करेंगे, देर तक उसके ऊपर लगे रहेंगे, तो उसका नकारात्मक या जो भी प्रभाव होगा वो उल्टा हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा इंटरप्रिटेशन निकाला गया है कि विचारों के माध्यम से, अगर हम विचारों को खास करके अगर चिंताएं अगर हमें ज्यादा सता रही हैं, हम उन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, तो हम अवसाद में भी जा सकते हैं। और वो उन चिंताओं का पर ज्यादा देर तक सोचने का, यानी कि गड्ढे को ज्यादा देर तक देखने का नकारात्मक प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, यानी कि वो गड्ढा यानी कि वो चिंताएं पलटकर हमें भी वापस देखेगी। ठीक है, तो यहाँ पहली वाली जो इंटरप्रिटेशन थी उसमें क्लासिकल जो मीनिंग था, जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन था नीचे का, वो लिया गया है, और दूसरे में एक जो सामान्य बुद्धि से निकल सकता था वो इंटरप्रिटेशन लिया गया है, और दोनों ही इंटरप्रिटेशन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो अमूर्त टॉपिक का आप इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भूमिका में ये क्लियर कर देना है कि आपने कौन सा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे निकाला है। तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, आपके अब निबंध में मुख्य भाग में आप इस तरह से अपने निबंध को आगे बढ़ाओगे। ठीक, तो यही निबंध लिखने का एक पर्पस था कि आप अपने इंटरप्रिटेशन को समझाकर एग्जामिनर को उसको अपने सेम धरातल पर ले आओ, ताकि अब आप और ज्यादा बेहतर तरीके से संवाद कर पाओ, आप अपने विचारों को परीक्षक के सामने रख पाओ और उसको अपने विचारों से रूबरू करवा के उसको प्रभावित कर पाओ और एक अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। ठीक है, तो अच्छी भूमिका लिखने के बाद ही आप अपने मुख्य भाग में लिखे गए अच्छे विश्लेषण से एग्जामिनर को प्रभावित कर पाएंगे, अपने अच्छे विश्लेषण को एग्जामिनर तक पहुंचा पाने की क्षमता रखेंगे, आप वो बेस बनाएंगे अपनी भूमिका से। ठीक, तो ये था भूमिका लिखने का पर्पज, उसका उद्देश्य। अगर हम अब अगले एस्पेक्ट पे बात करें कि अच्छी भूमिका का महत्व क्या है, तो अगर अच्छी भूमिका के महत्व को देखें तो यह निबंध का सबसे पहला पार्ट होता है, और यहीं से आप एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करते हैं।
उसकी अटेंशन आप ग्रैब करते हैं, उसका ध्यान खींचते हैं। तो यही अच्छी भूमिका का महत्व है कि आप उसका ध्यान खींच के उसको पढ़ने के लिए मजबूर करें। फिर ये ही निबंध का पहला पार्ट है, विचारों का या आपके निबंध का पहला प्रभाव है, वो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। और कहा भी जाता कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि आप कितने रचनात्मक हो, ठीक है, आपकी भाषा कैसी है, आप टॉपिक को कितना अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, उसका संदर्भ आपने कितना सही समझा है, ये सारी चीजें। और आपने क्या डायमेंशन उसके निकाले हैं, है ना, कि आप उस टॉपिक को कितने अलग अलग आयामों में बांट पाए हैं जो आप अपने प्रीव्यू में देंगे। ठीक, तो यहीं से आप बहुत अच्छा प्रभाव बना के अपने मुख्य भाग में पहुंचने से पहले एग्जामिनर को एक तरह से तैयार कर पाएंगे। अब अगर अगले पार्ट में बात करें, तो अगर आपने उस पे उसका ध्यान खींचा, उस पे पहला प्रभाव अच्छा डाला, तो पाठक की चेतना है वो आपके निबंध के साथ बंध जाएगी। और अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके विचार भी समझ पाएगा और आपके विश्लेषण है उससे प्रभावित भी होगा। तो उसकी चेतना आपके निबंध से बंधेगी और वो पूरा निबंध एक उसमें इंटरेस्ट लेके, उसमें रुचि लेके वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छी भूमिका का महत्व है। इसी वजह से ये निबंध के सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है, या फिर ये कहें कि ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो भी कोई इसमें गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज हमने देख ली कि भूमिका का उद्देश्य क्या है, उसके बाद इसका महत्व क्या है। और अब हम अगले भाग पे आते हैं अपनी चर्चा के, कि निबंध लिखते टाइम आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो अगर हम इस चीज पे आए कि निबंध लिखते टाइम आप क्या क्या गलतियां करते हैं, आपके निबंधों में जो मैंने देखा है या जो मेरा अनुभव है अभी तक का, उसमें हम गलतियों को 3 भागों में बांट सकते हैं ना। इसको मैंने 3C में डिवाइड किया है। तो पहला सी क्या है? पहला सी है कंटेक्स्ट, यानी कि संदर्भ। और दूसरा सी है कंप्लीट, यानी कि पूरा होना, आपकी भूमिका कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और तीसरा है क्रिएटिविटी। तो आप अपने निबंध की भूमिका लिखते टाइम यही 3 गलतियां करते हैं कि आप कंटेक्स्ट सही नहीं समझते, भूमिका को पूरा नहीं लिखते, और आपकी भूमिका क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, कंटेक्स्ट सही नहीं समझने का अर्थ है कि उस टॉपिक की जो मूल डिमांड थी, उसका जो टॉपिक का जो मर्म था, उसकी जो डिमांड थी, उसको आप अच्छे से अपने निबंध में पकड़ नहीं पाते, उसके अनुसार आप कोई कहानी का या कविता का चयन नहीं कर पाते, जिससे एग्जामिनर पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आप टॉपिक को सही से समझ नहीं पाए, है ना। तो भूमिका में आप जब भी जो भी कहानी से शुरू करें, कविता से शुरू करें, या फिर कोई कोटेशन या उदाहरण से शुरू करें, वो आपके कंटेक्स्ट से बिल्कुल मेल खाती होनी चाहिए। अगर वो कंटेक्स्ट से मेल नहीं खा रही, तो ये पहली गलती हो जाएगी और एग्जामिनर समझेगा कि आपको टॉपिक समझ नहीं आया और आपने उसकी मूल मांग समझ नहीं पाए। तो अब मुख्य भाग को भी उसने रुचि से वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रभाव गलत जाएगा एग्जामिनर के मन पे। ठीक, सेकंड जो गलती है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि आप भूमिका कंप्लीट नहीं लिख रहे। 2 तरीके से आप कंप्लीट भूमिका नहीं लिखते। पहला तो ये है कि भूमिका के 3 भाग होते हैं, ठीक, और दूसरा है कि भूमिका में टॉपिक के सभी भाग कवर ना हो। तो अगर भूमिका के 3 भाग होते हैं और तीनों भाग अगर आपने नहीं लिखा, पहला लिखा, तीसरा लिखा, दूसरा नहीं लिखा, या पहला और दूसरा लिखा लेकिन तीसरा नहीं लिखा, तो वो भूमिका कंप्लीट नहीं होगी और वो प्रभावशाली नहीं होगी। और अगर आपने भूमिका में टॉपिक के सभी भाग नहीं लिखे, यानी कि टॉपिक में अगर मान लो 2 भाग थे या 3 भाग थे या 4 भाग थे, और आपने सिर्फ एक ही भाग को उसमें भूमिका में छुआ, आपने जो कहानी लिखी या कविता लिखी वो टॉपिक के सिर्फ एक ही भाग को एड्रेस कर रही है, तो वो भूमिका भी कंप्लीट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यही जो टॉपिक था, अगर आप गड्ढे को देर तक देखते हैं, गड्ढा भी आपको पलट कर देखेगा, तो इसमें 2 भाग है। एक तो गड्ढे को देर तक देखना,
और एक गड्ढे को पलटकर देखना। तो अगर आप भूमिका लिखते टाइम सिर्फ इसी चीज पे बात करें, आपने जो कहानी लिखी या फिर जो आपने जो उदाहरण लिखा, वो सिर्फ इसी चीज पे है कि आप गड्ढे को देर तक देखें, उससे सिर्फ इतना ही मतलब निकल के आ रहा है, और उसमें ये वाला एस्पेक्ट, ये वाला अर्थ निकल के नहीं आ रहा आपकी कहानी से, आपके कविता से, कि गड्ढा भी हमें पलट कर देखेगा, तो वो भूमिका टॉपिक के सारे भागों को कवर नहीं कर रही, और वो भूमिका इनकम्प्लीट है। ठीक, तो ये दो गलतियां आप करते हैं। भूमिका के कौन से 3 भाग होते हैं वो चीज अभी हम देखेंगे। अभी एक बारी के लिए आपको मैं बता दूं कि भूमिका के 3 भाग जो होते हैं वो ये है। पहला है हुक, दूसरा है लिंक, और तीसरा होता है थीसिस स्टेटमेंट। तो ये सारी ये चीजें आ जाती है कंप्लीटनेस के अंदर। एक तो भूमिका के तीनों भाग, हुक, लिंक और थीसिस स्टेटमेंट, और दूसरी है भूमिका में टॉपिक के सभी भाग। अब और अगला सी है जो आप गलती करते हैं, वो क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट है, कि आपने भूमिका लिखते टाइम जो कहानी लिखी है वो कहानी हर कोई लिखेगा, है ना। जैसे मान लो थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी है, या फिर गौतम बुद्ध की जो कहानी है, वो कहानी ज्यादातर स्टूडेंट लिखते हैं अपने निबंध में कंटेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे कि उसमें थ्रिल होगा, उसमें सस्पेंस होगा, वो ध्यान खींचेगा, वो अच्छी भाषा का भी मैसेज देगा कि हाँ भी कितने रोचक और रचनात्मक ढंग से लिखा गया है, और एग्जामिनर उसको पूरा पढ़ना चाहेगा। बेशक उसको कहानी पता होगी, लेकिन वो फिर भी उसको पढ़ेगा। तो अगर आपकी भूमिका में इस तरह से रचनात्मकता नहीं है, तो भी आप उसका एग्जामिनर का ध्यान खींच नहीं पाएंगे, उसकी चेतना को बांध नहीं पाएंगे, और अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो क्रिएटिविटी भी आपकी भूमिका में होनी चाहिए, उसमें एक सस्पेंस होना चाहिए, उसमें अच्छी भाषा होनी चाहिए। और अगर आपकी भूमिका में अगर मौलिकता है ना, आपने ऐसी कोई कहानी लिखी जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में थी और आपने उससे टॉपिक से लिंक कर दिया, तो एग्जामिनर के मन पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एज कंपेरिजन टू कि आपने कोई पुरानी और घिसी पिटी कहानी आप लिख रहे हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट लिखेंगे उस टॉपिक में। या फिर आप अगर कविताएं लिखना जानते हैं तो आपने खुद से एक कविता बनाई और उस कविता को उस टॉपिक के कंटेक्स्ट के हिसाब से वहां पे लिखा, और फिर उसको एक्सप्लेन करके टॉपिक के मर्म के साथ जोड़ दिया। ठीक, तो इससे भी जो मौलिकता आएगी वो भी एग्जामिनर को प्रभावित करेगी। तो मौलिकता और क्रिएटिविटी ये चीज भी है जो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा एक तरह से प्रभावित कर सकती है, और आपके निबंध के साथ उसकी चेतना को बांध सकती है, और आप दोनों एक धरातल पे आसानी से आ पाएंगे। तो भूमिका लिखते वक्त ये तीनों गलतियां मत करें, इन तीनों गलतियां से आप बचें। हम टेलीग्राम चैनल पे काफी कहानियां और कविताएं साझा करते हैं ताकि आप ज्यादा क्रिएटिव तरीके से ज्यादा अच्छी भूमिकाएं लिख पाएं, और आपके निबंध में नयापन हो, है ना, वही घिसी पिटी कहानियां आप ना लिखें बार बार। तो हमने यही सारी चीजें देखी कि क्या क्या आप गलतियां करते हैं। पहला कि आप संदर्भ नहीं समझा, पहला सी, तीनों भाग नहीं लिखे भूमिका के। ठीक है, तो भूमिका के जो 3 भाग थे, हुक, लिंक और तीसरा थीसिस स्टेटमेंट, ये नहीं लिखे। फिर दूसरा कि आपने भूमिका पूरी नहीं लिखी, यानी कि टॉपिक के सभी भाग नहीं लिखे, तो ये दोनों भाग सेकंड सी के अंदर थे, कंप्लीटनेस के अंदर। और तीसरी गलती थी क्रिएटिविटी, आपकी भूमिका है उसमें रचनात्मकता नहीं है, या फिर वो मौलिक नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। तो नएपन लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हाल फिलहाल की कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो और उस टॉपिक से जुड़ रही हो, जैसे कोई हाल फिलहाल में कोई नई मूवी आई हो, है ना, हाल फिलहाल में कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट वायरल हुई हो, या फिर कोई एक प्रसिद्ध घटना हुई हो जिसे न्यूज़पेपर में काफी अच्छे से कवर किया गया हो, तो उस तरह की अगर चीजें हैं तो उनको अगर आप अपने इंट्रो में यूज करेंगे तो वो काफी मौलिक रहेगा, रचनात्मक रहेगा, और एग्जामिनर भी उससे प्रभावित होगा कि हाँ ये चीज तो काफी न्यूज में थी और इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे लिंक करके इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इससे आपकी
डे टू डे लाइफ के जो इवेंट हो रहे हैं उससे आप कितना ज़्यादा जागरूक हैं, उससे आप कैसे जुड़ पाते हैं, वो चीज़ भी एग्जामिनर के सामने एक संदेश जाएगा कि आप घटनाओं को किस तरह से, हाल फिलहाल की घटनाओं को भी जोड़ के लिख पाते हैं। ठीक, तो ये तीनों सी की जो गलतियां हैं आप ना करें, कंटेक्स्ट, कंप्लीटनेस और क्रिएटिविटी। निबंध में भूमिका लिखते वक्त इन तीनों का आप जरूर जरूर ध्यान रखें। और अब ये चीज क्लियर हो गई हो तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आए कि भूमिका आप लिखेंगे कैसे। तो अगर आप भूमिका लिखेंगे कैसे, उसके लिए हम पहले उन तीन चीजों को समझ लेते हैं कि भूमिका के तीन भाग जो अभी हमने थोड़ी देर पहले थोड़ा शॉर्ट में कवर किए थे। तो पहला भाग क्या था? हुक होता है, जो आप किसी कहानी से लिखते हैं, कविता से लिखते हैं, कोई उदाहरण से लिखते हैं, तो वो आपके भूमिका का हुक होता है। सेकंड भाग होता है लिंक, है ना। इस हुक का लिंक आप बनाएंगे टॉपिक के साथ। तो ये जो सेकंड भाग आएगा ये लिंक कहलाएगा। ये लिंक कितना बड़ा होगा ये इस हुक पे भी डिपेंड करेगा। और इसके बाद तीसरा जो भाग आएगा भूमिका का, वो रहेगा थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें आप टॉपिक को खोलना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें आपने हुक को खोला, इसमें आप टॉपिक को खोलना शुरू करेंगे, टॉपिक का थोड़ा सा एक विश्लेषण करेंगे और उसके आगे क्या क्या डायमेंशन आप बनाने वाले हैं उसके बारे में आप एग्जामिनर को संदेश देंगे, एक प्रीव्यू देंगे, एक ट्रेलर दिखाएंगे। तो ये तीन भाग हैं जो आपके भूमिका में होने चाहिए। ये भूमिका के तीन भाग हैं, है ना। तो इन तीनों भागों को अगर हम धीरे धीरे एक एक करके और डिटेल में देखें तो पहला भाग है हुक, है ना। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, या फिर कहें कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है निबंध का। और उस भूमिका में भी सबसे इंपॉर्टेंट भाग आता है हुक, है ना। यही से निबंध पढ़ना शुरू करेगा एग्जामिनर और यहीं से आप उसको उसका ध्यान खींच सकते हैं। तो वो हुक में क्या क्या गुण होने चाहिए? वो रोचक होना चाहिए, ठीक है। वो अगर हाल फिलहाल की घटना से जुड़ा हुआ है तो वो और ज्यादा प्रभावी होगा और ज्यादा रोचक होगा। उसकी भाषा काफी रचनात्मक होनी चाहिए कि आप एक अच्छी भाषा के साथ उसको लिख रहे हैं जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो, वो पढ़ने में रुचि ले। फिर तीसरा है उसका संदर्भ। आपके हुक का संदर्भ, आपकी कहानी, आपकी हुक का जो संदर्भ है वो आपके टॉपिक के जो संदर्भ है उसके साथ पूरी तरह मैच होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह मैच नहीं है, आपने जो कहानी लिखी या कविता लिखी, तो वो कहानी या कविता टॉपिक की मूल डिमांड, जो मूल मांग है या डिमांड है या जो मर्म है, उसको उससे कैसे जुड़ रही है, वो अगर जुड़ेगी नहीं तो एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। अब हुक के अगर प्रकार देखें कि आप हुक कितने तरह से लिखते हैं, तो इसमें जैसे आप कहानी से लिख सकते हैं, आप किसी प्रसिद्ध उदाहरण से लिख सकते हैं, आप किसी कविता से लिख सकते हैं, आप उद्धरण से भी लिख सकते हैं, आप डायलॉग से भी लिख सकते हैं एक संवाद के रूप में। तो हुक लिखने के कई सारे प्रकार हैं और ये हम इस वीडियो में इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे कि आप कहानी से कैसे बनाएं, उदाहरण से कैसे बनाएं। हम टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं समय समय पर और बताते भी रहते हैं कि ये कहानी आप इस तरह से निबंध में यूज कर सकते हैं, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको भी पता है, तो इसलिए हम इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे और ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो, ठीक। तो हुक के बारे में हमने ये अभी तक देख लिया, इसमें क्या क्या गुण होते हैं और इसके प्रकार हैं वो भी हमने संक्षेप में देख लिए। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कि ये हुक के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल, ये सारी चीजें हो, है ना, जो हाल फिलहाल की घटना से भी जुड़ी हो, जो रोचक भी हो, जिसकी भाषा भी अच्छी हो और जो जिसका संदर्भ भी सही हो, तो ये एक हुक है जिसको आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। इसमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये एक टॉपिक था और इस टॉपिक पे ये हुक बनाया गया है।
तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि कैसे पहला पैराग्राफ कितना सस्पेंस क्रिएट करने वाला है, कि एग्जामिनर आगे पढ़ना चाहेगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है ना। आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ आगे पढ़ना चाहिए कि आगे क्या हुआ। आज स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए हमने मैदान पर कुछ ज्यादा देर खेलने का फैसला लिया। मेरा मानना है कि एक दिन स्कूल खुलेगा, लेकिन जाते समय मैंने स्कूल की इमारत को इस तरह देखा जैसे मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, है ना। तो कितना प्रभावशाली तरीके से और सस्पेंस क्रिएट करते हुए कोई बात कही गई है। और एग्जामिनर भी और आप भी जब ये पढ़ रहे हो तो आपको भी ये एक रुचि जगेगी कि आगे क्या होने वाला है, ये चीज पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। फिर बताया गया है गुल मकई, है ना। अभी भी सही नाम नहीं बताया गया है, जिस नाम से हम जानते हैं इस पर्सन को वो नाम अभी नहीं बताया गया है। गुल मकई द्वारा बीबीसी उर्दू पर लिखी गई इन पंक्तियों को पढ़कर, है ना, पाकिस्तान स्वात जिले। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, तारीख तालिबान और इसमें विद्रोह वगैरह की ये सारी चीजें बात की गई है। और आखिर में जाके दृढ़ता और ये सारी चीजें बताई है। और आखिर में जाके कि ये गुल मकई कोई और नहीं, 2015 की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है ना। तो पहले सस्पेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद उसका विश्लेषण करते हुए और आखिर में उसके गुणों को बताते हुए यहाँ पे नाम उजागर किया गया है, जो काफी प्रभावशाली हुक है ना। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक था, तो ये उसके संदर्भ से भी पूरी तरह मैच हो रहा है, हाल फिलहाल की घटना से भी रिलेटेड है। ऐसी कोई मतलब घिसी पिटी कहानी नहीं है जो हर कोई यूज करता रहता है। और इसमें संदर्भ भी पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है और भाषा भी काफी रचनात्मक है और ये लिखा भी काफी प्रभावशाली तरीके से है। कोई अगर इसको बहुत ही साधारण तरीके से लिखता तो वो शुरुआत में ही बताता कि मलाला यूसुफजई को तालिबान ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो मतलब शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, है ना, अधिकारों के लिए लड़ना चाहती थी। तो वो बहुत ही साधारण तरीका हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इतना सस्पेंस बनाते हुए इस भूमिका को लिखा गया है, थ्रिल इसमें है और संदर्भ से भी ये पूरी तरह जुड़ी हुई है। तो आपको भी भूमिका बनाते टाइम इसी तरह से अपने हुक का इस्तेमाल करना है और एक अच्छा प्रभाव एग्जामिनर के मन पे छोड़ना है। तो हुक पे हमने चर्चा कर ली। अब हम निबंध के सेकंड पार्ट, भूमिका के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि लिंक है। तो अगर लिंक की बात करें तो लिंक में क्या होगा, हमने पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि आपने हुक लिखा और आपका एक टॉपिक है, इस टॉपिक का भी कोई मर्म है, आपके हुक का भी कोई मर्म निकल के आया है। आप इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे इस लिंकिंग पैराग्राफ के माध्यम से। इसमें आप क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे हुक का। आप हुक का कोई विश्लेषण करेंगे, इस पार्ट, ये जो पार्ट लिखा था इसका विश्लेषण करके इसका एक मर्म निकालेंगे। उस मर्म को आप टॉपिक के साथ लिंक कर देंगे और समझा देंगे एग्जामिनर को कि कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं छोड़ेंगे कि ये हुक का जो मर्म निकल के आ रहा है वो टॉपिक के मर्म के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, पूरी तरह तादात्म्य बन रहा है। तो अपने हुक लिखने का उद्देश्य भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा और एग्जामिनर के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगी, आप उसका कोई स्कोप छोड़ोगे भी नहीं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, हुक लिखने के बाद सीधा अपने तीसरे भाग पे आ जाएंगे, इस पे थीसिस स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे इस चीज का कोई विश्लेषण नहीं करेंगे और कहानी के बाद सीधा जंप करने लग जाएंगे वो थीसिस स्टेटमेंट पे, या फिर वो प्रश्न उठाने लग जाएंगे कि हम ये चीजों पे चर्चा करेंगे। और वो सारी जिम्मेदारी एग्जामिनर के ऊपर डाल देते हैं कि वो खुद समझे कि ये कहानी कैसे टॉपिक से लिंक हो रही है। और एग्जामिनर इतना हेडेक नहीं लेगा कि वो खुद समझे उस चीज को, अगर वो उसको कंफ्यूज कर रही है तो इसलिए आपको ये ऐसा कोई स्कोप या ऐसी कोई संभावना नहीं छोड़नी कि एग्जामिनर वहां पे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो कि ये कहानी या ये कविता कैसे आपके टॉपिक से जुड़ रही है। ठीक, तो इसलिए ये सेकंड वाला पार्ट भूमिका का काफी जरूरी है, जिसे हम लिंक कह रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखें तो ये जो भूमिका है ये हमने कुछ दिन पहले
साझा की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये अरशद नदीम की कहानी है। तो इसमें अगर आप देखोगे, ये जो पहला पार्ट है ना यहां तक, ये हुक है। ठीक है, ये अरशद नदीम के बारे में बताया गया है। जैसे इस पहले पैराग्राफ में सस्पेंस क्रिएट किया गया है, यहाँ पे नाम उजागर नहीं किया गया है। उस घटना के बारे में बताते हुए एक सस्पेंस बनाया गया है कि ये किसके बारे में बात हो रही है ना। और फिर यहाँ पे नाम बताते हुए उनका परिचय दिया गया है कि कैसे वो संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे, और फिर उनके गुणों का विश्लेषण किया गया है ना, कि कैसे उन्होंने उनकी प्रतिभाएं, यानी कि कहें कि प्रतिभाएं हैं वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, उन्होंने उनको सुविधाएं नहीं मिली, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभाओं से उन सुविधाओं की कमी की भरपाई करी। ठीक है, तो और इस तरह से उन्होंने अपने आप को आम से विशिष्ट बनाया, खिलाड़ी से लीजेंड बनाया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला पार्ट है, ये लिंकिंग पैरा है, सेकंड भाग है। तो यहाँ पे इसमें क्या किया गया है, अगर मान लो ये टॉपिक प्रतिभा पे होता है ना, कोई टॉपिक अगर आपको प्रतिभा पे दिया गया होता, तो हुक लिखने के बाद आप इस तरह से उसका विश्लेषण करते हुए आप टॉपिक के साथ इसको जोड़ सकते हैं, है ना। कोई और ऐसा टॉपिक जहां पे ये जो प्रसंग है, ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये लिंक हो रही हो, तो आप इसका उसी तरह से विश्लेषण करके, यहाँ पे ये वाली चीज हटा के आप इसको इस तरह से विश्लेषण करें कि आपका टॉपिक इस हुक के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए, और इसका जो मर्म निकल के आ रहा है और आपके टॉपिक का जो मर्म है, दोनों आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, तो कोशिश तो यही करनी है कि एग्जामिनर हुक पढ़ते ही समझ जाए कि हाँ ये टॉपिक से पूरी तरह फिट बैठ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक पैराग्राफ लिखना ही लिखना है जहां आप ये चीज समझाएंगे कि ये जो हुक था इसका इस तरह से विश्लेषण है, और ये टॉपिक के मर्म के साथ इस तरह से फिट बैठ रहा है। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट था लिंक वाला। अब हम तीसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट में। थीसिस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, आपने हुक लिखा, हुक का विश्लेषण करके उसको टॉपिक के मूल जो मांग थी उसके साथ आपने उसका एक तरह से आइडेंटिकल उनको बना दिया, उनका तादात्म्य स्थापित कर दिया। अब आएगा थीसिस स्टेटमेंट। इसमें आप जो आपका टॉपिक है जो आपको दिया गया है, आप उसको खोलना शुरू करेंगे। ठीक है, उसको जब आप खोलेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, उस टॉपिक का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे 3-4 लाइनों में, और फिर उसके बाद आप कुछ 4-5 प्रश्न उठाएंगे, या फिर आप प्रश्न ना उठा के ये जो 4-5 चीजें होने वाली है ये आप एक एक लाइन में इस तरह से लिखेंगे कि एग्जामिनर पढ़ के समझ जाएगा कि ये 4-5 लाइनें आने वाले निबंध की एक झलक है, और इसी तरह से निबंध खुलने वाला है ना। तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी, जिसमें आप टॉपिक को थोड़ा स्लोली ओपन करना शुरू करते हैं और एग्जामिनर को एक झलक देते हैं कि हम आगे जो चर्चा करेंगे, जो विश्लेषण करेंगे, वो इस तरह से आगे बढ़ने वाली है। तो इससे एग्जामिनर पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा आपके निबंध को आगे पढ़ने के लिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है भूमिका का, इसको आप जरूर जरूर लिखें, अनिवार्यतः लिखें, ताकि आपका भूमिका से मुख्य भाग में जो ट्रांजिशन होगा, जो आप जाएंगे भूमिका से मुख्य भाग में, वो काफी स्मूथ रहेगा, है ना, वो एकदम से जंप नहीं रहेगा उसमें। तो इसलिए ये थर्ड वाला भाग लिखना, तीसरा भाग लिखना बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज पे आए कि अच्छी भूमिका लिखनी कैसे है, अब ये वाली चीज हमने डिस्कस की थी कि टॉपिक के सभी भाग कवर करें, है ना। ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि अगर टॉपिक में 3 भाग हैं तो आपके जो हुक हैं, आपकी जो भूमिका है, उसमें तीनों भाग कवर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक भाग पे लिखा और बाकी 2 भाग या एक भाग को छोड़ दिया। तो आप जो कहानी उठा रहे हैं, जो कविता ले रहे हैं, वो उसके तीनों भाग को टच करने वाली
होनी चाहिए, उनको कवर करने वाली होनी चाहिए, तब आपकी भूमिका कंप्लीट होगी। तो ये कंप्लीट वाला दूसरा एस्पेक्ट था। एक तो आपकी भूमिका के तीनों भाग होने चाहिए, हुक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए और थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। और दूसरा कंप्लीट ना होने वाला जो एस्पेक्ट था कि आपने टॉपिक के सभी भाग कवर नहीं किए, तो आपको ये चीज भी करनी है और अपनी भूमिका को कंप्लीट बनाना है, उसको पूरा संपूर्ण तरीके से लिखना है। तो हमने ये चीज अभी डिस्कस कर ली कि आपको भूमिका लिखनी कैसे है ना, उसके तीनों भाग आपको लिखने हैं, हुक लिखना है, उसका लिंक बनाना है, हुक कैसे लिखना है, कैसे रचनात्मक और रोचक तरीके से आपको लिखना है, वो चीज भी हमने डिस्कस कर ली, एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया। फिर आपको कैसे लिंक बनाना है वो चीज भी हमने डिस्कस की एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट वाला चीज भी, ये चीज भी हमने देख ली है ना। और टॉपिक के तीनों भाग कवर होने चाहिए, ये बात भी हमने देख ली अच्छी भूमिका लिखने के लिए। क्रिएटिविटी वाले भाग पे भी हमने पहले चर्चा की थी कि अगर आपकी भूमिका क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से लिखी गई है तो वो पाठक का ध्यान खींचेगी। अगर कहानी को वैसे ही बहुत ही साधारण तरीके से लिख दिया तो वो एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगा पाएगी। और हाल फिलहाल की घटना से अगर आप भूमिका लिखते हैं, कोई नई चीज से भूमिका लिखते हैं, तो भी एग्जामिनर का उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। तो दो चीजें हैं कि आप कहा जो चूज कर रहे हैं अपना हुक, कोई कविता या कहानी, वो कितनी अच्छी है ना, रचनात्मक है। और दूसरा, आप उसको लिख कैसे रहे हैं ना। कोई बहुत साधारण कहानी को भी बहुत ही रोचक और रचनात्मक तरीके से लिख सकता है, और कोई या फिर कोई नई कहानी को लिख सकता है ना, लेकिन आपको लिखना भी उसको बहुत अच्छे से है। इसका भी हमने एग्जाम्पल देखा था, ये वाला। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की है इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इन सारी चीजों पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि खराब भूमिका जो लिखी गई है उसमें कैसे संदर्भ नहीं समझा गया है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला जो सी था है ना, कि जो गलतियां जो हमने 3C वाली जो गलतियां देखी थी, उसी के एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिर दूसरा कि कैसे वो कंप्लीट नहीं थी, कंप्लीट में वो कैसे, उसमें भूमिका के तीनों भाग नहीं थे, ये चीज भी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आप लोगों ने ही जो भूमिकाएं लिखी है, हम उसी के उदाहरण से आप इस चीज को और क्लियर तरीके से समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि भूमिका में टॉपिक के तीनों भाग होने चाहिए, है ना। टॉपिक के सभी भाग होने चाहिए, वो 2 हैं या 3 हैं टॉपिक के, तो सभी भाग ये चीज होनी चाहिए। हम इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे कि आपने वो कैसे वो गलतियां की गई हैं और आपने टॉपिक के सभी भाग नहीं लिखे। और इसके बाद हम कुछ अच्छी भूमिकाओं के उदाहरण भी देखेंगे जहां पे ये सारी गलतियां नहीं थी। तो ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इसके अलावा हम हमारा जो एक पार्ट और बचा है अपने इस डिस्कशन का, जो हमने देखा था कि कुछ नवाचारी समाधान यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको भूमिका बनाने में, प्रभावशाली भूमिका लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसका क्या एक अल्टरनेटिव समाधान हो सकता था, जो शायद अभी तक किसी ने बताया नहीं है। तो हम उस चीज पे चर्चा करेंगे, जो काफी, जिनको जो शुरुआत में जो पहला निबंध लिख रहे हैं, जो निबंध लिखने की अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी शुरुआती उसमें स्टेज में है, तो उनके लिए ये जो एक रचनात्मक समाधान हम बात करेंगे वो काफी कारगर हो सकता है और आपको प्रभावशाली भूमिका लिखने में मददगार हो सकता है ना। हो सकता है आपको कहानी याद ना आए या फिर कोई कविता अच्छी सी याद नहीं आ रही जिससे आप निबंध शुरू करें, तो उस केस में आप क्या करें जिससे आप प्रभावशाली भूमिका लिख सकें। तो ये चीज हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पे डिटेल से बात करेंगे। अगर अभी हम बात करेंगे तो वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो की पीडीएफ अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो भी डाउट हो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पूछ सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल पे हम टाइम टू टाइम कंटेंट शेयर करते रहते हैं, है ना, ताकि आपका कंटेंट बेहतर हो, आपकी तार्किक क्षमता अच्छी हो,
मुद्दों पे आपकी समझ भी बढ़े, है ना। इसमें हम रणनीतिक बातें भी करते हैं कि आपको भूमिका लिखते टाइम किन किन स्ट्रेटेजियों को पालन करना है, क्या क्या आप गलतियां करते हैं, वो टाइम हर सैटरडे को हम यहाँ पे शेयर करते हैं। और निबंध लेखन का अभ्यास भी हम टेलीग्राम चैनल पे करते हैं, ठीक है। तो हम हर दूसरे रविवार को, है ना, एक रविवार छोड़कर दूसरे रविवार को निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं, और पूरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सभी निबंध को पढ़ा जाए और आपको फीडबैक दिए जाएं। और जो अच्छे निबंध लिखे गए हैं, उन निबंध में क्या अच्छी बातें थी उनको अच्छे से चेक करके और चैनल पे पोस्ट किया जाए। ये चीज आप पहले भी करी गई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम आदि हमने डिस्कस की हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे और कुछ नवाचारी और रचनात्मक समाधानों पे आखिर में हम बात करेंगे। वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इससे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।